हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, सीटेट पेडागोगी सीरीज का ये अगला वीडियो है जो कि नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो अगस्त में होने वाला एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो बिहार टेट, यूपी टेट और एमपी टेट एग्ज़ाम में भी जो पेडागोगी वाला पोर्शन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियोज़ को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। यह देखा गया है कि नियमित कक्षा परीक्षणों में कक्षा 4th के छात्र अधिकतर मैथ के जो अंक हैं सप्ताह दर सप्ताह कम होते जा रहे हैं। तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द सब्जेक्ट टीचर? तो कक्षा विद्यालय में अनुपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान और शिक्षण का विषय बदलें, माता पिता की सलाह लें। तो इन सब में जो सही उत्तर होगा वह ये है कि डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम की कठिनाइयों का निदान करेगा जो शिक्षक होगा। उससे जो है मैथ में आने वाले मार्क्स को है वो हैं धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। बाकी जो उत्तर है कि उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना, तो नियमित तो है वो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम होते जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। शिक्षण का विषय बदल दें तो ये सही जो डिसीजन नहीं होगा। माता पिता से सलाह लें तो उसके लिए उसके पहले ही हमें क्या करना होगा? अधिगम की कठिनाइयों का निदान, क्योंकि कई सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो एक इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट होगा, भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र है, वह क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे? तो क्या करेगा? कक्षा कक्ष में सहपाठियों इंटर रिलेशनशिप विथ क्लासमेट्स मेंटेन करके रखेगा। कक्षा कक्ष में सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नवीन विचारों का योगदान नहीं देता, तो देना चाहिए उसे। सहपाठियों द्वारा विचारों का सम्मान नहीं करता। आपको पता 3 जो ऑप्शन हैं आपके ऑलरेडी इसमें एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को मिलने वाले लाभ का पता लगाएं। तो इन आवर कंट्री मैनी स्टूडेंट स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। फाइंड आउट द फॉलोइंग द करेक्ट एडवांटेज टू चिल्ड्रन हु हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक इन 2 लैंग्वेज। तो 2 लैंग्वेज में जो बोल लेते हैं बच्चे उनको क्या मिलेगा? क्या फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग, फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं यदि उसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज को वो जानता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये जो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डाउटफुल ये वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट लेता हूँ कि इनमें से कौन सा एक चरण आईईपी विकसित करने के लिए नहीं होता है? आईईपी जानते हैं आप, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो फंक्शनल असेसमेंट इसके लिए वर्ड यूज होता है, जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये वर्ड ही इसके लिए यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा कि आईईपी विकसित करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होता है फॉर्मुलेटिंग। शिक्षा योजना तैयार करना तो ये भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या था कि कौन सा विकसित करने के लिए नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। करिकुलम का क्या मतलब है ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो टॉपिक ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्ट मैटर, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस इन स्कूल सिचुएशन। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि स्कूल की स्थिति में गतिविधियां और अनुभव का पूरा समूह जो है वो करिकुलम कहलाता है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। विषय वस्तु और विभिन्न अवधारणाओं का विषय टॉपिक, लेकिन सभी प्रकार की गतिविधियां और अनुभव ये सब में इंक्लूड कर लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है आईसीटी के संबंध में सही है? तो आईसीटी इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल नहीं है प्रतिस्पर्धा, सूचना और प्रौद्योगिकी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी नहीं होता है। आगे समावेशी, ये तो गलत हो गया आपका पी नंबर का। क्यों है? समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी टू सपोर्ट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जाम्पलीफाइज गुड टेक्निक फॉर ऑल लर्नर। तो बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा है कौन सा पी गलत है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? क्यू ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा, जब कई बार जरूरत पड़ती है कि एक टीचर है और एक से ज़्यादा क्लास है ना, एक से ज़्यादा क्लास होने पर यदि एक ही टीचर मैनेज कर रहा है तो उस टीचिंग को मल्टी ग्रेड टीचिंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, तो ये मल्टीग्रेड टीचिंग कहलाता है। आगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में टीचिंग की लर्निंग प्रोसेस में एक रोल ऑफ टीचर क्या होगा, ये बताना है कि वो फियर फ्री एटमॉस्फेयर बनाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। समस्या का विश्लेषण करने में जो मदद करेगा, छात्रों को गहन खुली सोच मानसिकता खोज की भावना विकसित करने में मदद करे। आपने देखोगे पेडागॉगी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब क्वेश्चन नहीं रहता कि कौन सा सही है और तीनों ही पॉजिटिव दिए रहते हैं, तो इस तरह में 1 2 3 तीनों आंसर सही हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या किया जाए। A child learn more if he is taught through टेक्स्ट बुक, उसे किताबों से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर से, लेक्चर मेथड से या एक्टिविटी मेथड से। ये तो देखने से ही पता चल जाता है बिकॉज ये प्राइमरी के हिसाब से ज़्यादा है। तो एक्टिविटी मेथड जो है से हम पढ़ाते हैं तो छात्र क्या करता है, ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसमें वो खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटी मेथड में। और जब लोग करके सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो वो जो सीखना इफेक्टिव लर्निंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक अवधि अंत या पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रवृत्ति से आलोचनात्मक है। तो कौन सा जो इवेल्युएशन है जो एक जजमेंटल नेचर का होता है, टर्म एंड में जनरली होता है, तो ये कहलाता है आपका समेटिव इवेल्युएशन, योगात्मक। और यहाँ पर जजमेंटल का ये मतलब है कि एक ऐसा इवेल्युएशन जिसका हम मार्क्स का पता लगाने के लिए, उसके लेवल का पता लगाने के लिए, या फिर पास या फिर फेल का पता लगाने के लिए हम करते हैं इवेल्युएशन, तो वो कहलाता है समेटिव एवेल्यूएशन। और फॉर्मेटिव क्या कहलाता है, जिसमें बच्चे की हम वीकनेस का जो है पता लगाते हैं, उसकी अचीवमेंट को पता लगाते हैं, तो जिससे बच्चा और अधिक जो जो कमियों वाले पार्ट हैं, उनके एरिया हैं, उन पे वर्क कर सके टीचर, तो ऐसा इवेल्यूएशन फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि स्वयं के शिक्षकों द्वारा। ऐसा करने से छात्र क्या होता है, आंसर बुकलेट्स ऑफ शुड बी इवेल्युएटेड बाय अदर टीचर्स एंड नॉट बाय देयर ओन टीचर्स बाय डूइंग दिस स्टूडेंट वुड। आपको पता होगा कि जैसे बोर्ड एग्जाम आपने देखा है तो उनकी जो कॉपियां हैं जनरली बाहर जाती हैं, दूसरे अदर टीचर्स के द्वारा चेक की जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, हालांकि स्कूल लेवल में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हालांकि करना ऐसा ही चाहिए कि जो कॉपियां हैं वो अन्य शिक्षक द्वारा चेक करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे अधिक अन्य अंक प्राप्त करेंगे बच्चे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अपने ज्ञान के स्तर की वास्तविकता के बारे में जानेंगे, नॉलेज लेवल जानेंगे। और थर्ड क्या है कि अच्छा, ये इसी में अन्यायपूर्ण और आंशिक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉट टू बी गिवन इनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा कि कई बार हो जाता है ऐसा कि हम क्लास में कॉपी चेक कर रहे हैं और हमारे बच्चे हैं, हमने नाम पढ़ा, तो अपने आप उसमें ये ज़्यादा एक कम मार्क्स देना, एक मन में इमेज बन जाती है कि ये अच्छे बच्चे की कॉपी है, ब्राइट स्टूडेंट की कॉपी है, तो उसमें आप ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सा कारण जो है होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। तो बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करता, कम लक्ष्य प्राप्त करता, अधिक लक्ष्य प्राप्त करता में अलग करने के, लेबल करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। कभी भी मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, कारण है, वो बच्चों को लेबल करना नहीं होता है कि बच्चों में ये कम होशियार है, ज़्यादा होशियार है, ये नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, तो ये भी ठीक है। यह जानने के लिए बच्चे ने समय के साथ सीखने में क्या बदलाव और प्रगति क्या होती है, ये आपका ऑप्शन 3 भी सही है, 2 भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है कि माता पिता के साथ बच्चों की क्षमताएं, समर्थ, ताकत और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करना, ये डिस्कस हो जाता है। इसीलिए जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 2 3 4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है,
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन जो है का कारण क्या होना चाहिए। तो आगे देखते हैं मूल्यांकन योजना के तत्व क्या हैं। तो मूल्यांकन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एवेल्युएशन प्लान। तो पर्पस है, रिसोर्सेस है, एनालिसिस है या अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी नहीं होती है ये वर्ड, लेकिन जो पर्पस, रिसोर्सेस, एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें जो हैं मूल्यांकन योजना के तत्व रहते हैं। तो ए बी सी जहाँ पर भी होंगे, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित एक्चुअली ये वाला जो है क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस के बाहर दिख रहा है कि ये जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट, जो कि कॉग्निटिव जो रिसर्च ट्रस्ट है, उपकरण व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं विकल्पों में से कई को चुनने की अनुमति देता है। तो ये कहलाता है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज। तो जनरली नहीं आता है क्वेश्चन, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आगे सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो इट इज स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन होता है, छात्रों के सभी पहलू शामिल है, नैदानिक मूल्यांकन शामिल है, दोनों औपचारिक अनौपचारिक विधियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो इसमें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इंक्लूड नहीं है, जबकि ये भी इंक्लूड होता है। सभी प्रकार की एवेल्युएशन इंक्लूड करने के साथ साथ जो हम कंटिन्यूअस एवेल्युएशन करते हैं वो सतत व्यापक कहलाता है, सीसी कहलाता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, और प्रश्न यही था कि गलत क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को हल्का करता है, डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड हासिल करने में रुकावट डालता है, छात्रों के निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, या छात्रों को गैर गंभीर सामयिक बनाता है। तो बाकी ये नेगेटिव है, आपने देखा होगा जनरली पेडागोगी के क्वेश्चंस में आंसर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो 3 है कि हेल्प्स निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। आगे देखते हैं कौन सा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनकी अचीवमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, उसमें ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता ज़्यादा होती है कि बच्चे ने किस लेवल तक उपलब्धि को हासिल किया है। आगे देखते हैं अध्ययन के लिए छात्र की क्षमता या तत्परता का अनुमान लगाने के लिए तैयार किए गए पूर्वानुमान, भविष्यवाणी और पूर्व कथन के लिए परीक्षण का क्या नाम है। तो ये परीक्षण है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, प्रागैतिहासिक परीक्षण कहते हैं। इसमें पूर्वानुमान, भविष्यवाणी बच्चे के बारे में पता किया जा सकता है कि इन फ्यूचर वो किस सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा और क्या करेगा। तो ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। तो आज की वीडियो का आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है। which out of the following which tool is not the seems to be appropriate for the formative assessment। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा, जो हम असेसमेंट लेते हैं ये पता लगाने, पास फेल पता लगाने के लिए नहीं, जबकि उसके अचीवमेंट्स को पता लगाने के लिए, ताकि बच्चों का पता लगाने के लिए कि उसने कितनी प्रोग्रेस करी है, प्रोग्रेस का पता लगाने के लिए करते हैं। तो उचित कौन सा नहीं है, क्विज, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह चर्चा या फिर वार्तालाप। इसके लिए कौन सा जो है उचित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्राइटेरिया रेफर्ड टेस्ट या फिर मानदंड संदर्भित परीक्षण। इसका मतलब कोई क्राइटेरिया हम फिक्स कर दें, मान लीजिए कि 100 है, 100 में क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि 40 से अच्छे माने जाएंगे, 40 से कम आएंगे तो जो वो कैसे माने जाएंगे, कमज़ोर माने जाएंगे। तो क्राइटेरिया हम फिक्स नहीं करते हैं जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। उसका मतलब ही यही होता है कि हम उसकी प्रोग्रेस जान रहे हैं, हम उन्हें लेवल नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको पता है लेवल करने के लिए हम बिल्कुल भी एवेल्यूशन नहीं करते हैं, उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सीटेट की इसी तरह की के लिए अन्य वीडियोस के लिए भी हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। और आपको वीडियो यदि पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए
और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जिनको ज़रूरत है पेडागॉगी की वीडियो और अन्य टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट या फिर वीडियोज़ की, ज़रूर उन्हें शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।